विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों की बात करने वाले हैं, जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। प्रहार में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के उस सियासी कथा की जिसके जरिए 2027 के विधानसभा का सियासी पिच तैयार किया जा रहा है। और अब इस पिच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रकाश राजभर आमने सामने आ गए हैं। कैसे, बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे बिहार की, जहां यूपी से पहले चुनाव होने वाले हैं और बिहार में नई वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान किया गया, जिसके बाद बिहार की विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन पर भी भरोसा नहीं है। इसके बाद बात करेंगे शादी का झांसा देकर किए गए उस महापाप की, जिसने एक बार फिर से प्यार और शादी जैसे रिश्ते पर से भरोसा खत्म कर दिया है। एक शख्स जो शादी का सपना संजोए जबलपुर से निकला था कुशीनगर के लिए, लेकिन उसकी लाश मिली कुशीनगर में। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आजकल एक माहौल बना हुआ है, विधानसभा चुनाव के पहले का वो माहौल, जहां पर अब अखिलेश यादव की जो पीडीए वाली पॉलिटिक्स है वो अब खुल के सामने आ रही है। वो पीडीए की पिच पर लगातार विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनके निशाने पर कभी योगी सरकार आ जाती है तो उनके निशाने पर अब ओपी राजभर आ गए हैं। वो ओपी राजभर जो कभी साथी हुआ करते थे उनके, अब वो अखिलेश यादव के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा क्यों हुआ, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल जाति पर कलेश हो गया है। जाति पर कलेश इसलिए हो गया है क्योंकि अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था ओम प्रकाश राजभर को लेकर। अखिलेश यादव ने जवाब क्या दिया? जवाब में यह कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए, क्योंकि वो रात भर पार्टी बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। बस फिर क्या था, ओपी राजभर भी मैदान में आ गए। उनकी ओर से अखिलेश यादव को भी करारा जवाब दिया गया और ये कहा गया कि अखिलेश यादव भी इसी पीडीए के जरिए, इसी राजभर समाज के जरिए सत्ता का रास्ता देख रहे हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर यूपी की पॉलिटिक्स में जाति पर कलेश छिड़ा हुआ है। लेकिन पूरा मामला क्या है, ये विवाद पैदा कहां से हुआ, जरा ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण का रण यहां पर छिड़ा हुआ है। अखिलेश और ओपी राजभर अब के बीच जो जुबानी जंग है वो देख पा रहे होंगे आप। राजभर ने चोटी काटने के मुद्दे पर बयान दिया था, जिसके बाद यहां पे उसी को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया। अब अखिलेश यादव ने राजभर पर तंज कस दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रात भर होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा सवाल पूछने पर जवाब के तौर पर, वो रात भर दल बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा ओपी राजभर पर। उसके बाद सवाल खड़े होते कि क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी क्या कुछ होने वाली है। क्या चुनाव से पहले बदलेंगे गठबंधन के समीकरण? ये भी अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है पूरे मामले को लेकर, पहले वो सुनवाते हैं आप। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। तो अखिलेश यादव को सुना आपने, जो कि ओपी राजभर को ओपी रात भर बता रहे हैं। और इसी के चलते अब यूपी के सियासी संग्राम में एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस है कि पहले जो यादव वर्सेस क्षत्रिय दिखाई दे रहा था या यादव वर्सेस यहाँ पर ब्राह्मण दिखाई दे रहा था, वो अब अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर हो गया है। और अब ओपी राजभर भी मैदान में आ गए हैं। उनकी ओर से अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया गया है, जवाब दिया गया है। वो जवाब क्या है, जरा जान लीजिए। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और पोस्ट करके लिखा गया कि सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से श्री अखिलेश यादव सत्ता में घुसने के लिए परेशान है। जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी, तब तक समाजवादी पार्टी को सत्ता हासिल नहीं होगी। अखिलेश जी दिन भर रात भर यही सोचते हैं कि एनडीए के साथ खड़े सभी असली पीडीए वाले आ जाते तो सत्ता मिल जाती,
लेकिन वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया रात में सपना देखें, चाहे दिन में, सत्ता उनसे वर्षों तक दूर ही रहेगी। तो अखिलेश यादव को ओपी राजभर ने एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम जो वार पलटवार का दौर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या भाई विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। राजनीतिक वार पलटवार चल रहा है दोनों के बीच में। अखिलेश के बयान पर राजभर का पलटवार सामने आया, जो हमने बताया भी आपको। उन्होंने ट्वीट करके प्रदेश में सुभाषपा की अहमियत बताई कि किस तरीके से सुभाषपा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि सुभाषपा सत्ता का दरवाजा है, उसी दरवाजे से अखिलेश यादव सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन है, लेकिन जब तक दरवाजे पर एनडीए के साथ सुभाषपा खड़ी रहेगी तब तक सत्ता समाजवादी पार्टी को नसीब नहीं होगी। असली पीडीए वालों को अपने साथ लाना चाहते अखिलेश यादव। रात भर सपना देखें या दिन भर सपना देखें, सत्ता उनसे दूर रहेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे ओपी राजभर जो है वो अखिलेश यादव की बातों का जवाब दे रहे हैं। और इसी को आगे रखते हुए अरविंद राजभर ने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है, सुन लीजिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम को जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के समक्ष पेश किया है, यह घोर निंदनीय है। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है। और जब तक हम सब लोग एनडीए के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव जी रात भर दिन भर सपना देखते रहें, वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। वो लाख कोशिश कर लें, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सर्वाधिक पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गरिया करके वो कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर को सुना आपने, जो कि ओम प्रकाश राजभर की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ कह ले अखिलेश यादव, सत्ता उन्हें हासिल नहीं होने वाली है। हालांकि अखिलेश वर्सेस ओपी राजभर की इस जुबानी जंग के बीच बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आई और बीजेपी की ओर से दानिश आजाद अंसारी, जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव को आईना दिखाया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। पार्टी इसलिए परेशान है कि जो पिछड़ा समाज है उसकी सशक्त आवाज़ ओम प्रकाश राजभर जी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा पिछड़े समाज के उत्थान, उनके विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ सदन में भी और सड़क तक लड़ाई लड़ी है। और आज सरकार में मंत्री रहते हुए वो लगातार जो पिछड़े समाज के उत्थान के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति पिछड़े समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए काम करता है, वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आता है। यूपी सरकार के मंत्री को सुना आपने, जो कि अखिलेश यादव को तमाम बातें, घटनाएं याद दिला रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 27 की जंग को लेकर जो एक पिच है मैच का, वो तैयार कर लिया गया है। और आपके मन में सवाल ये भी खड़े हो रहे होंगे कि भाई इन सब बयानबाजियों का मकसद क्या है, मतलब क्या है, सार क्या है। तो जरा यहाँ समझ लीजिए, 27 का जंग है ये, और इसीलिए जाति पर यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से चुनाव से पहले जाति समीकरण पर यहाँ पे रण छिड़ा हुआ है, बयानबाजी भी हो रही है। समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले को यहाँ पे ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए के जोर पे इन्हें सीटें मिली यूपी में। बीजेपी का फोकस सबका साथ सबका विकास है और बीजेपी हर वर्ग की बात करती है। लेकिन इटावा के चोटी कांड के बाद से सियासत यहाँ पर यूपी में तेज हो गई है। महिलाओं से अभद्रता करने वाले कथावाचक से मारपीट यहाँ पर हुई, जिसके बाद बहस ज्यादा छिड़ गई, विवाद ज्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने यादव होने की वजह से पिटाई करने का आरोप लगाया। इसके बाद अहिर रेजिमेंट के लोगों ने यहाँ पे जम के उत्पात मचाया था, हंगामा किया था, आपने भी देखा होगा। ब्राह्मणों को गांव में जबरन घुसने की कोशिश करवाई गई थी और पुलिस वालों पर यहाँ पर जम के पथराव भी किया गया था। एक तरीके से इसी घटना का हवाला देते हुए पूरे इलाके में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। और यही वजह है कि अभी दरअसल कहा जा रहा है कि इटावा की घटना के जरिए ही अखिलेश यादव 27 के चुनाव को लेकर के पीडीए वाले फॉर्मूले पे ज्यादा जोर देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अभी से वो चुनावी एजेंडा सेट कर सके। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी। उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 साल बाद चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए जहां विकास पथ पर चलकर एक बार फिर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, तो वही समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का राग अलाप रही है। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भुनाने के चक्कर में पीडीए के बड़े नेताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं और इनके बिना सत्ता की सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता।
लेकिन अखिलेश यादव को अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर इतना घमंड हो गया है कि वो राजभर को रात भर कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कभी सत्ता पाने के लिए सुहेल देव समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जब पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया तो सबसे ज्यादा नुकसान पीडीएफ फॉर्मूले को लगा। 2027 के लिए अखिलेश अभी से जातीय जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। इटावा में हुई छेड़छाड़ की घटना को यादव वर्सेस ब्राह्मण का रंग दिया, जिसके विरोध में ओम प्रकाश राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि समाज में हर वर्ग का एक तय काम होता है और उसी के अनुसार सबको चलना चाहिए। ओपी राजभर का यही बयान अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन गया। यादवों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काकर अखिलेश यादव बड़ी राजनीतिक चाल चल रही है, जो ओम प्रकाश राजभर के बयान की वजह से फेल हो गया। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे, जबकि 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 6% वोट ब्राह्मणों ने दिया था। साल 2017 में यादवों के 10% वोट बीजेपी को और 68% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। तो वहीं साल 2022 में यादवों की बात करें तो 12% यादवों ने बीजेपी को, जबकि 83% समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यानी यादव वोट बैंक पर परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की पकड़ रही है, लेकिन 2017 से 2022 में 2% यादव वोटों की कमी अखिलेश यादव को खूब खल रही है। यही वजह है कि कथावाचक विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है। साथ ही 2027 की पिच को सेट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने भी साफ कह दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। इटावा चोटी कांड अब पूरी तरह से राजनीतिक कथा का हिस्सा बन गया है। पीडीए को साधने के लिए अखिलेश यादव इसमें खूब खाद पानी देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी सभी जातियों को एक करके 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये सियासी रसाकशी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में यूपी से पहले ही विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से जो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें सुधार की बात कही जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष को ये मजाक लग रहा है और विपक्ष को साथ ही साथ इसमें संदेह भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों, ये भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हर चुनाव से पहले यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया जाता है। जब करेक्शन के तौर पे नए कुछ वोटर्स होते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। जो पुराने वोटर्स होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों की डेथ हो चुकी होती है, उनके नाम हटाए जाते हैं। तो अब ये कहा जाता है दरअसल कि पटना में भी, बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव हो, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, सब इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे कि भाई नियत में एक खोट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये बताएंगे आपको, लेकिन इसके पहले जरा जान लीजिए कि चल क्या रहा है बिहार में। बिहार चुनाव में भी कुछ महीने का वक्त है और इसी को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से फैसला किया गया और इस फैसले से विपक्ष परेशान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का विरोध किया है। इंडी गठबंधन के कई दलों ने इसका विरोध किया है। ओवैसी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पे आपत्ति जताई है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया पे सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि भाई विपक्षी पार्टियों के लोग आखिर चाहते क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है और इसके लिए तमाम जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से बार बार इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
वोटर लिस्ट की जांच है और यहाँ पे जांच होनी भी चाहिए, लेकिन जो तमाम बाकी पार्टियां हैं उनको इसमें खतरा दिखाई दे रहा है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा है इसी के जरिए। ओवैसी और क्या कह रहे हैं कि बिहार के गरीब और क्रूर पिछड़ों के साथ मजाक किया जा रहा है। और अब इसी मामले में ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ गया। उनकी ओर से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एनआरसी लागू करने के समान है। इसी के साथ तेजस्वी यादव मैदान में आ गए। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनडीए को चुनाव हारने का डर सता रहा है, इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है, गरीबों से वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रही हैं। इसी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को जानबूझकर सूची से बाहर निकालने की कोशिश है इलेक्शन कमीशन की ओर से। वो मंचा पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इसीलिए देखिए जिस तरीके से नेताओं की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े कर रही है, इसी फहरिस्त में ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनाते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल्ड पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा? लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों की ओर से इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हो। इसके पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए थे। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये फॉर्मेट सा बन गया है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जब जब जिस राज्य में चुनाव हो, जब जब इलेक्शन कमीशन अपना काम करे तब तब मंशा पे सवाल खड़े कर दो? और अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो सवाल है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर भरोसा किस पर नहीं है आपको? पहले ईवीएम का सवाल खड़े करते थे वो, और अब कहते इलेक्शन कमीशन की नीयत में खोट है। और इसी वजह से अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी तैयार कर लिया गया है। सियासी सवाल के बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब जो है वो जानना अपने आप में अहम हो जाता है। और इसीलिए दरअसल बता रहे हैं आपको कि देखिए किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है एक एक करके जरा वो जान लीजिए। जिस तरीके से सवाल था उसको लेके कहा गया कि ये जो अभियान है संविधान के दायरे में हो रहा है, यानी कि कुछ भी अलग से नहीं हो रहा है, इसका अधिकार ऑलरेडी संविधान में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 का हवाला यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया है। जो कुछ हो रहा है संविधान के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान राजनीतिक दलों की भागीदारी से चल रहा है। पहले इसमें 77,895 बीएलओ काम में लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम बाधित ना हो, तेजी के साथ आगे बढ़े। 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी इस काम में मदद कर रहे हैं, यानी कि हेल्प कर रहे हैं। बिहार की सभी सीटों पर नए वोटर फॉर्म जो है छप चुके हैं, यानी कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। जो ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं वो ऑनलाइन भर सकते हैं। वर्तमान में बिहार में अगर बात की जाए तो 7.89 करोड़ मतदाता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं का नाम पहले से ही 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। बस फॉर्म भर के अपनी जानकारी की पुष्टि यहाँ पर करनी होगी, यानी कि अगर आप पहले से ही ऑनलाइन उसमें आप हैं, शामिल हैं, वोटर हैं, सिर्फ आपको कंफर्म करना है कि आप अभी भी वोटर हैं। और अगर आप पहले से वोटर नहीं है,
फ्रेश फॉर्म भरना है आपको, सिर्फ डिटेल भरनी है अपनी। यानी कि एक तरीके से करेक्शन किया जा रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है कि जो नए वोटर्स हैं वो जुड़ सके, जो अब वोटर नहीं है उनके नाम हट सके। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की ओर से विपक्षी पार्टियों के सवालों के जवाब दिए गए हैं नियम कानून के साथ। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की वजह से बिहार में चुनाव से पहले ही राजनीति पाराहाई है। इंडी गठबंधन चुनाव आयोग के नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को साजिश करार दे रही है। तेजस्वी यादव इसे गरीबों और वंचितों का हक मारने वाला फैसला बता रहे हैं। साथ ही इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, जिसके जवाब में बिहार सरकार तेजस्वी की इस सोच को बंगाल सरकार की सोच से प्रेरित बता रही है। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना। बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार ये वो राज्य है जहां रोहिंग्याओं की मौजूदगी का मुद्दा हमेशा से सियासी पारे को बढ़ाता रहा है। जहां एक और एनडीए बार बार आरोप लगाती है कि कई विपक्षी दल चुनावी फायदे के लिए रोहिंग्याओं को शय देते हैं, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि सीमांचल का क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। ऐसे में वहां के लोग दस्तावेज कहां से लाएंगे? इस सियासी रसाकशी के बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन का इशारा भी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने एक बात की है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में एनडीए को रोकने के लिए आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इंडी गठबंधन में AIMIM की एंट्री बिहार के रास्ते हो पाती है या नहीं। वहीं चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करने वाली आरजेडी को चिराग पासवान ने आईना दिखाया है। 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। फिलहाल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए निष्पक्ष चुनाव की कवायद शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि बिहार में कितने फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पे सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि जगदीप धनखड़ जो है वो BR अंबेडकर के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि ये लोग संविधान के खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो देखिए, बहुत सारी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई हैं। ये लोग सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते, इसलिए ये लोग धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश, सुनवाते हैं आपको। ये तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के खिलाफ हैं लोग।
सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है, जहां पे एक शख्स जो कि वंश को आगे बढ़ाने की चाह में निकलता है शादी के सपने को लेकर के जबलपुर से कुशीनगर के लिए, लेकिन उसी कुशीनगर में मिलती है उसकी लाश। जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे साहिबा का स्वांग है और जिस स्वांग ने इंद्र की यहां पर जान ले ली है। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या जिस तरीके से घटनाओं की बाढ़ सी जो आ गई है, चाहे वो मेरठ की मुस्कान हो या फिर मध्य प्रदेश की सोनम हो या उसी जबलपुर से इंद्र नाम का वो शख्स जो शादी को लेकर इस कदर परेशान था कि उसने वंश की चाह में वो साजिश का ही शिकार हो गया। पूरा मामला क्या है पहले ये जान लीजिए। यूपी के कुशीनगर में एक लाश मिली। अज्ञात शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 6 जून को हाईवे के किनारे ये शव मिला। पुलिस की जांच तेज हुई तो खौफनाक खुलासा हुआ। मृतक जबलपुर का रहने वाला इंद्र तिवारी था। 45 साल की उम्र में शादी करने की इच्छा थी उसकी। अपने वंश को वो आगे बढ़ाना चाहता था। कुशीनगर में शादी करने के लिए आया था। खुशी तिवारी नाम के लड़की के बुलाने पर वो कुशीनगर पहुंचा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ दरअसल ये कि उसी कुशीनगर में हाईवे के किनारे उसकी यहाँ पर लाश मिली है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों, आखिर क्या हो गया है रिश्तों की मर्यादा को, आखिर क्यों शादी का झांसा दे करके और शादी करने के बाद भी जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो यहाँ पे परेशान करने वाली है। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई है कुशीनगर से, जरा वो देख लीजिए, आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देखिए ये वो तस्वीर है जिसने आज हर किसी को हैरान कर दिया है। ये इंद्र तिवारी है और ये खुशी तिवारी है। ये वही खुशी तिवारी जिसके कहने पे इंद्र जबलपुर से पैसा और ज्वेलरी लेकर के निकले थे, पहुंचे थे कुशीनगर, सपना ये लेकर के कि वो घर बसाएंगे, शादी करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो परेशान करने वाली, क्योंकि ये देखिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की है जब इंद्र अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उनकी ओर से जो संवाद किया गया था वो यहाँ पे सुनने लायक है। क्योंकि जब उनसे पूछा गया था, जब वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से भी शादी करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनसे ये कहा गया कि भाई अब आपकी उम्र हो चुकी है, शादी मत करिए। उन्होंने कहा नहीं, वो करना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी करना ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ, उसमें फिर भी शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो हो गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन। तो सुना आपने इंद्र की व्यथा, जहां वो कह रहे हैं कि जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वो शादी करना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला, ये आज देख करके हर कोई हैरान है। देखिए इंद्र तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंचे थे। इंद्र तिवारी ने शादी ना होने की व्यथा सुनाई थी, सबके सामने कहा था कि वो शादी करना चाहते हैं। अपनी संपत्ति और जमीन का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया था कार्यक्रम में। इंद्र तिवारी ने अपनी उम्र 45 साल बताई थी। अनिरुद्धाचार्य ने बाबा बनने का सुझाव दिया था कि उम्र ज्यादा हो चुकी है, बाबा बन जाइए, लेकिन इंद्र अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर शातिर खूनी ने, जब उनका वीडियो वायरल हुआ तो जो शातिर खूनी थे उन्होंने खौफनाक साजिश रची कि ये शख्स शादी करना चाहता तो इसी से जाल फंसाते हैं। खूनी ने इंद्र तिवारी को शादी करने का झांसा देकर के फंसाया। इसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें जबलपुर से बुलाया गया, पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, इसके बाद उन्हें इस कदर मजबूर किया गया कि वो भरोसे में आ गए, गहने और पैसे लेकर के कुशीनगर पहुंच गए। तस्वीर देखिए, यही है वो साहिबा बानो, जो कि क्या बन गई थी, खुशी तिवारी। शादी का झांसा दिया, अपने प्रेम जाल में फंसाया, जबलपुर से कुशीनगर बुलाया और यहां पहुंचने के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये दरअसल शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाकर हत्या करने का पूरा मामला है ये। इसीलिए कह रहे हैं हम कि साहिबा का स्वांग और इंद्र की जान यहां पर इसके स्वांग ने ले ली।
अब दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं जहां पे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है, देखिए आपके सामने भी तस्वीरें आ गई हैं। एक तस्वीर में जो इंदर है वो दिख रहे हैं आपको खुशी तिवारी के साथ। ये वही खुशी तिवारी है जो साहिबा बानो थी, लेकिन धोखा करने के लिए, झांसा देने के लिए खुशी तिवारी बन गई। और अब वही साहिबा बानो जो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल की। खुलासा ये हुआ कि यही वो लड़की है जिसने पहले प्रेमजाल में फंसाया, इंदर को फांसा, उसे जबलपुर से उसे कुशीनगर बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो साहिबा बानो ने खुशी बनकर के इंदर को पहले प्रेमजाल में फंसाया, इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। और इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सुनकर हर कोई आज हैरान है। शादी का झांसा, इंदर को फांसा, इसीलिए हम कह रहे हैं। इंदर तिवारी की वीडियो साहिबा बानो ने देखी, उसके दिमाग में आइडिया आया। कुशीनगर की साहिबा की नजर इंदर के पैसों पर थी। साहिबा खुशी तिवारी बन गई और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। खुशी साहिबा जो बन गई बाद में, उसने इंदर तिवारी से संपर्क किया, मतलब एक कांटेक्ट बढ़ाया सोशल मीडिया पे चैटिंग के जरिए। साहिबा ने इंदर से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इंदर तिवारी जालसाजों के बुने जाल में फंस गए। इंदर खुशी तिवारी से जो साहिबा जो खुशी तिवारी बन गई थी उसे शादी करने को तैयार तक हो गए। इंदर जेवर और कैश लेकर गोरखपुर के आगे निकल गए और वहां जालसाज इंदर को लेकर अपने साथ चले गए। इंदर को लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए कह रहे हैं हम कि जो जाल बुना गया उनके लिए, जो उनके लिए जाल बुना गया, वो उस जाल में फंस भी गए। जरा सोचिए कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाया गया। बातचीत को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और ऐसा फंसाया गया कि इंदर अपने घर का सामान, गहने, पैसे लेकर के पहुंच गए शादी करने के लिए और शादी कर भी ली। तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। लेकिन उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करने के साथ जो बदमाश थे वो पैसे गहने लेकर मौके से फरार हो गए। और इसी वजह से अब पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और साहिबा बानो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। 6 जून को पुलिस को अज्ञात शव मिला। इस अज्ञात शव की पहचान उन्होंने, मृतक के जो पोस्टर थे वो छपे हुए थे, इसलिए उसकी पहचान हुई। अलग अलग राज्यों की पुलिस को डिटेल भेजा गया, पूछा गया कि भाई क्या ये शख्स आपके राज्य का है। जबलपुर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने इंदर की कॉल डिटेल खंगाली। इस कॉल डिटेल से बहुत कुछ खुलासा हुआ। इसी के साथ सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे खंगाले गए पुलिस की ओर से। धीरे धीरे साहिबा बानो का नाम पूरे मामले में प्रकाश में आया, सामने आया। साहिबा और उसके 2 साथी फिलहाल पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साहिबा ने कुशल नाम के युवक से शादी भी की थी, यानी कि पहले से वो मैरिड थी। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों और गहनों के लिए फंसा था। कुशल को अपने साजिश में उसने शामिल कर लिया था, यानी कि पति पत्नी ने मिलकर के एक मासूम शख्स को फंसाया। इंदर की विधवा बनके जमीन जायदाद कब्जाने का प्लान था उसका कि पहले वो शादी करेगी, फिर विधवा बन जाएगी मर्डर करने के बाद। इसके बाद उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज, जो पैसे हैं, वो उसके पास आ जाएंगे। और इसीलिए ये दरअसल जो पूरा का पूरा घटना है वो आंखें खोलने वाला है, हैरान करने वाला भी। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे लुधियाना में तेज रफ्तार ऑडी का कहर देखने को मिला है। खबर पंजाब की लुधियाना से है जहां पे तेज रफ्तार का ऑडी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, उसका कहर देखने को मिला है। तस्वीर आपको दिखा भी रहे हैं हम, जहां पे ऑडी ने 6 लोगों को कुचल भी दिया है। और देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये परेशान करने वाली। जरा सोचिए कि किस तरह से बेकाबू ऑडी लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। उसके आसपास जो भी गाड़ियां आती हैं वो उससे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है, यानी कि इतना बेकाबू कि स्पीड पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। 6 लोगों को कुचलता हुआ बीच बाजार कोहराम मचाते हुए ये ऑडी वाला आगे निकल जाता है। इस ऑडी कार ने 6 लोगों को कुचला है। ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं आपको, ये पंजाब की लुधियाना से है जहां पे बेकाबू ऑडी का कहर देखने को मिला है, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया। एक साथ 6 लोगों पर चढ़ाता हुआ ऑडी वाला ये आगे बढ़ जाता है। तो देखिए ऑडी कार ने यहाँ पे 6 लोगों को कुचला है और कुचलने के साथ ही यहाँ पे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, हालांकि पुलिस की ओर से अब ऑडी की तलाश तेज कर दी गई है और तलाश तेज करने के साथ साथ जांचा जा रहा है कि आखिर गाड़ी किसकी थी, कौन ड्राइव कर रहा था। लेकिन ये जो फुटेज देख रहे हैं आप, ये परेशान करने वाला, जिसने एक साथ 6 लोगों को कुचल दिया है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां बात करते हैं गुड़गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ये सुसाइड है या फिर हत्या है। गुड़गांव में अगर बात की जाए तो निकिता नाम की लड़की अपने कमरे में ही फांसी के फंदे से लटकी मिलती है। मन में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ।
तो जो रूममेट्स हैं वो सवालों के घेरे में हैं। पुलिस की पड़ताल अपनी ओर से चल रही है। परिवार के लोगों की अपनी शंकाएं हैं। उनकी आशंका है कि भाई मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी प्री प्लान हत्या की गई है। इस बीच सवाल ये गूंज रहा है कि निकिता ने सुसाइड किया या उसकी हत्या की गई है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि भाई वो ऐसी थी ही नहीं, वो सुसाइड नहीं कर सकती, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, तो आखिर सुसाइड क्यों करेगी। वो तस्वीर देख लीजिए, ये निकिता है जो गुड़गांव के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, लेकिन आज सुबह उनके कमरे में जो उनका शव था वो लटका हुआ मिला। इसके बाद पुलिस की ओर से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और जिस पीजी में वो रह रही थी, पीजी के मालकिन से, जो रूममेट्स थी, जो आसपास रह रही लड़कियां थीं, उन सब से पूछताछ की जा रही है और जानने का ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, निकिता ने सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या हुई है। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए आसान भाषा में। गुरुग्राम में एक पीजी में फंदे से लटका मिला था शव। मृतका की पहचान जम्मू की निकिता के रूप में हुई। निकिता मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पिछले 3 सालों से गुड़गांव में ही रह रही थी। 2 लड़कियों के साथ पीजी में रहती थी निकिता के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और इसीलिए चूंकि परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि निकिता सुसाइड कर सकती है, इसीलिए अब पुलिस के जो शक का दायरा है, जो जांच का दायरा है, वो और बढ़ गया है। निकिता के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि बॉडी को हम खोल इधर से उतार देंगे। तो उन्होंने उसकी फ्रेंड्स ने हमसे बात की और हमने कहा कि फैमिली वालों की भी बात हुई थी, तो कहा कि फैमिली वाले आ रहे हैं सभी, तो वेट कर लो हमारा। और जब हमने बॉडी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि बॉडी हमने फ्रीज में या बर्फ में कुछ ऐसा बताया कि रखिए ठंड में, उधर से हम बॉडी को ले आए हैं। लेकिन हमने जो बात हुई थी, उसकी पीजी की मैम थी एक जया नाम से और उसकी फ्रेंड से, उन्होंने बोला था कि बॉडी अभी वहीं पे है। फिर जब हमें दोनों जगह से अलग अलग जवाब मिल रहे थे तो फिर हमने दोबारा उसकी कंफर्मेशन कॉल वगैरह करके की, तो पीजी वालों ने बोला कि नहीं, रूम लॉक है और बाहर सिक्योरिटी है हमारी, अभी तक लाश उधर से नहीं निकली है। निकिता के घर वालों को सुना आपने, जो ये मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस घटना का खुलासा तब हुआ जब निकिता की एक रूममेट पहुंची पीजी में, दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला। तब कई लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर पहुंचे तो हैरान रह गए, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि निकिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, रूममेट्स पर भी, पीजी वालों पर भी और निकिता की निजी जीवन को लेकर भी कि आखिर क्या कुछ चल रहा था, कि निकिता वाकई में मानसिक दबाव में थी या फिर ये हत्या है। रिपोर्ट दिखाते हैं। कमरे में निकिता की तलाश, रूममेट की तलाश, सुसाइड या हत्या, मौत की असल वजह क्या। गुरुग्राम में 22 साल की निकिता अपने रूम में फंदे से लटकी मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। सवाल उठने लगे, परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लेकिन सवाल है कि क्या निकिता ने सुसाइड किया है या फिर वजह कुछ और है। गुरुग्राम से एक सुसाइड का मामला सामने आया है। 26 जून के दिन गुरुग्राम के गोपाल नगर में बने एक पीजी में लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस बात का खुलासा तब होता है जब दोनों रूममेट्स 26 जून की शाम 6 बजे के आसपास अपने कमरे को खोलने के लिए जाती हैं। जब कई देर तक गेट अंदर से नहीं खोला जाता तो ये पूरी जानकारी पीजी स्टाफ से की जाती है। पीजी स्टाफ मौके पे आता है और कई घंटों की मशक्कत के बाद गेट को तोड़ा जाता है और अंदर देखा गया कि निकिता पंखे से लटकी हुई थी। दरअसल निकिता एक पीजी में 2 लड़कियों के साथ रहती थी, लेकिन घटना वाले दिन उसकी दोनों रूममेट्स में से कोई भी कमरे में मौजूद नहीं थी। जिसके बाद जब शाम को एक रूममेट अपनी ड्यूटी से लौट कर आई तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। बार बार खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद दरवाजा खोला गया तो सब देखकर सन्न रह गए, क्योंकि कमरे के अंदर निकिता फंदे से लटकी हुई मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी। हमने सर इधर उसकी फ्रेंड्स वगैरह से बात की है, जो उसकी रूममेट थी उससे, तो उन्होंने भी ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा ही हुआ है। उसने मतलब कि दिन में वो ऑफिस नहीं गई थी, ऐसा ऐसा बताया गया। और फिर जब उसकी रूममेट दूसरी ऑफिस गई थी, जब वो ऑफिस से वापस आई है तो उसने रूम नॉक किया है, उसने अंदर से रूम बंद बताया जा रहा है। और जब उसने नॉक किया है, नहीं खुला है, उनको लगा कि वॉशरूम वगैरह होगी,
थोड़ी देर उन्होंने वेट करने के बाद ऐसा बताया कि उन्होंने वीडियो बनाई और उनको लग रहा था कि कुछ अगर गलत होगा तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा और उन्होंने दरवाजे को तोड़ा है। हालांकि निकिता के परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। परिजनों ने यह भी दावा किया कि उनकी बेटी किसी गंभीर मानसिक तनाव में भी नहीं थी और न ही उसने कभी ऐसा कोई संकेत दिया था। अब परिवार शक जता रहा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या है। निकिता के परिजनों ने उसकी रूममेट्स पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इन लड़कियों को निकिता की स्थिति की पूरी जानकारी थी। शायद रूममेट्स भी किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकती हैं। इसीलिए परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। निकिता का मोबाइल और डिजिटल डिवाइस खंगाले जा रहे हैं, जिससे पता लग सके कि उसे किसी तरह की मानसिक स्थिति या दबाव का सामना तो नहीं करना पड़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो निकिता के जीवन में क्या कुछ चल रहा था ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो निकिता का फोन है खंगाला जा रहा है पुलिस की ओर से। लेकिन शक का दायरा बढ़ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। जो निकिता के रूममेट्स हैं वो कुछ ना जानती हो, ऐसा कैसे संभव है? दूसरी ओर पीजी के मैनेजर हैं जिनकी ओर से तमाम सफाई और कुछ बातें कही जा रही हैं। क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। 26 तारीख की शाम को हमारे पास एक कॉल आता है। हमारे उन्हीं का जो टेनेंट्स रहते हैं जो उस रूम में थी वो आई थी। उन्होंने काफ़ी देर गेट को नॉक किया। 5 बजे के आसपास 5-6 बजे वो आई और गेट बहुत देर तक खुला ही नहीं था। बहुत देर उसने बजाया। हमने सीधा स्टाफ को बोला वीडियो बनाओ और रूम को तोड़ो ताकि क्या है अंदर हमें पता लगे। गेट को आधे 20 मिनट या आधे घंटे तक हमने किया, वो टूटा नहीं। हमने कुआड़ी वगैरह का अरेंजमेंट किया, वो धक्के से एकदम से खुला। हमने देखा कि अंदर वो लड़की लटकी हुई है और वो गेट हमने तुरंत बंद कर दिया। सभी लड़कियों ने चिल्ली मारी, वो डर गई सब कि कुछ हो इसमें, बट हम लोगों ने तुरंत उसका गेट बंद कर दिया था और तुरंत पुलिस को फोन किया था। और अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं युवाओं की। युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पंजाब के फिरोजपुर से सामने आया है, जहां क्रिकेट खेल रहे युवक की पिच पर ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तस्वीर सामने आगे दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से। देखिए क्रिकेट की पिच है ये और यहाँ पे कुछ जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते एक क्रिकेटर को यहाँ पर एक खिलाड़ी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बैठते बैठते बिल्कुल जमीन पर ऐसा लगता है कि जैसे निढाल सा हो गया और ये मौके पे ही हार्ट अटैक से मौत की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे क्रिकेट की पिच पर अटैक आता है और मौके पर ही मौत आ जाती है। खेलते समय जान चली जाती है। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है। देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर डांस करते करते, योगा करते करते, जिम में वर्कआउट करते करते, खड़े खड़े बात करते करते हमने लोगों को ऐसे निढाल होकर के गिरते हार्ट अटैक से मौत देखी है। और इसी वजह से ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पे फिजिकल फिटनेस को लेकर जब सवाल खड़े होते तो जरा सोचिए कि यहाँ पे क्रिकेट की पिच पर ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और अब बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात करते हैं जगन्नाथ पुरी की। ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं पुरी में, लेकिन आज एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। सुबह 4:30 बजे रथ यात्रा में भगदड़ हो गई और भगदड़ के चलते यहां पर अगर बात की जाए तो 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन ये भगदड़ जब हुई, तस्वीरें कैसी थी जरा ये भी जान लीजिए। ये देखिए रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो जाती है और भगदड़ में जिस तरीके से लोगों की स्थिति है जरा ये भी देख लीजिए। हर कोई पसीने से तरबतर है। हर किसी का ये प्रयास था कि वो रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को छू सके, लेकिन जब भगदड़ हो गई तो 3 लोगों की वहां पे मौत की खबर सामने आ गई। अब देखिए मौके पर एम्बुलेंस तो पहुंची है, साथ ही जो लोग हैं वहां पे, जो स्थानीय लोग हैं, वो जो लोग घायल हो गए हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जैसे तैसे जो लोग बेहोश होकर के गिर रहे हैं उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक और तस्वीर सामने आ गई है जहाँ पे देखिए प्रशासन के लोग पहुंचे हैं मौके पर और बेहोश लोगों को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें हैं और जो कारण निकल के सामने आया है वो ये है कि सुबह 4:30 बजे लोगों का ये प्रयास था कि वो रथ को छू सके और इसी भगदड़ के चलते और इसी एक तरीके से धक्का मुक्की के चलते ये हादसा सामने आया जब 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो देखिए क्या रहा पूरा मामला, कैसे पूरी खबर सामने आई ये जान लीजिए। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हो गई। श्री गुंडिचा मंदिर के पास ये भगदड़ हुई। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जानने का ये प्रयास कि इतने प्रबंधन के बावजूद आखिर ये हादसा कैसे सामने आया, कैसे पेश आया कि 3 लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, पहले ये सुनवाते हैं। लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था। एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था, एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। तो स्थानीय लोगों को सुना आपने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जैसे ही भगदड़ की खबर सामने आई, डीजीपी पहुंचे मौके पे। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए, हादसे वाली जगह पे पहुंचे ओडिशा के डीजीपी और उनकी ओर से पूरे के पूरे व्यवस्था का जायजा लिया गया। जानने का ये प्रयास किया गया कि भाई अचानक ऐसी भगदड़ कैसे मच गई, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये तय होता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी हिसाब से जो तैयारियां होती हैं वो भी की जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया जब 3 लोगों की जान चली गई भगदड़ के चलते? डीएम क्या कुछ कह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के, सुनवाते हैं। 15 भक्तों को हॉस्पिटल को स्थानांतर किया गया था, जिनमें से कि 12 जो भक्त हैं जो उन्हें सामान्य चिकित्सा करके उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये दुखद बात है कि जो रेफर की गई थी उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच, और पोस्टमार्टम के पश्चात ही क्या कारण रहा है मृत्यु का वो उसका स्पष्टीकरण है। तो डीएम को सुना आपने। इस बीच जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो क्या कह रहे हैं पूरी घटना को लेकर, वो भी सुन लीजिए। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है, उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो या डीजीपी हो, सभी एक्शन मोड में है। लेकिन इस घटना को लेकर उड़ीसा सरकार की ओर से भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हादसे के बाद अब उड़ीसा सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। क्या लिया गया एक्शन, ये भी जान लीजिए। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की, उन पर गाज गिरी है। डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी निलंबित कर दिए गए हैं। नए कलेक्टर और एसपी को नियुक्त कर दिया गया है, जो व्यवस्था संभालेंगे भविष्य में। मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। विकास आयुक्त की देखरेख में प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि पता चल सके कि लापरवाही कहां हुई। और इसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है यहाँ पर, अब यहाँ पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि जो घटना हुई है वो भविष्य में दोबारा ना हो, क्योंकि अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरी में वो अभी और आगे चलेगा। ऐसे में तत्काल मौके पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। ओडिशा सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन बार बार लापरवाही को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं जरा ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। साल 2024 में 7-8 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। पहले 7 जुलाई को 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। भीड़ होने की वजह से भगदड़ की स्थिति बन गई थी। घबराहट की वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में 4-5 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, लेकिन पहले ही दिन सिंहद्वार के सामने भगदड़ मच गई। इसके बाद क्या हुआ, 6 श्रद्धालुओं की इस भगदड़ में मौत हो गई। इसके बाद 12 से ज्यादा लोग इसी भगदड़ में घायल भी हो गए। तो जरा सोचिए कि ये जो सिलसिला है लापरवाही करने का, वो अपने आप में बताता है कि हर बार कोई लापरवाही से सीखता क्यों नहीं है और साल दर साल ऐसी घटनाएं सामने क्यों आती हैं। और इसी वजह से पूरे मामले को लेकर ओडिशा सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं जल क्रोध की। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून की दहाड़ सुनाई दे रही है, हालात ये बन गए हैं कि कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है और लोग जल प्रलय से त्राहिमाम कर रहे हैं। जल क्रोध इस तरीके का है जहां पे बादल दहाड़ रहे हैं, बर्बादी बेशुमार है। तो देखिए जरा सा किस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए हैं। जब उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें या फिर मैदानी इलाकों की भी बात कर ले, तो पहाड़ से मैदान तक तस्वीरें बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है, लेकिन ज्यादा हालात खराब पहाड़ी इलाकों में है। देखिए उत्तरकाशी से तस्वीर निकल के सामने आई है। उत्तरकाशी में बादल फट गया और बादल फटने के चलते कई मजदूर यहाँ पर बह गए। हालांकि कई लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आप।
तबाही बेशुमार, कुदरत का जल क्रोध, बादलों का आक्रोश। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐसी आसमानी आफत बरसी कि भारी तबाही मच गई। चारों ओर कुदरत के कहर के निशान नजर आने लगे। क्या गाड़ियां, क्या होटल, ऐसी तबाही मची कि दूर दूर तक सिर्फ मलबा नजर आने लगा। जानकारी के मुताबिक सिलाई बैंड इलाके में निर्माणाधीन होटल में 19 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन बादल फटने के कारण मलबे में 9 मजदूर बह गए, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 9 लोगों के क्लाउड बस्ट होने के बाद ऊपर से काफ़ी बड़ा मलबा आया और उसमें 9 मजदूर भी मिसिंग हैं, जिनकी खोज के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस वहां पर लगातार कार्य कर रही हैं। बादल फटने के कारण यमुनोत्री, तो अभी हालात ऐसे हैं तो जरा सोचिए कि अभी तो पूरा का पूरा मानसून का सीजन बाकी है, तो भविष्य में तस्वीरें कैसे निकल के सामने आने वाली है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। प्रहार में आज के लिए इतना ही। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबां कैसी?